हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हमने पॉलिटी को स्टार्ट किया था, उसमें अब हम पढ़ेंगे ताज का शासन जो 1858 से लेकर के 1947 तक जो है चला था। अब इसके हम पहले से जाने से पहले जो है इसके हम परिचय जान लेते हैं इसमें हुआ क्या था। 1857 में एक क्रांति हुई थी जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। उसने ब्रिटिश सत्ता को झकझोर कर रख दिया था और ब्रिटिश हुकूमत की जो है उसने एक कह सकते हैं कि नींव हिला के रख दी थी। उसी के परिप्रेक्ष्य जो है फिर जो कंपनियों को जो अधिकार 20 वर्ष के लिए दिया गया था उसको ख़त्म करके जो है अब डायरेक्ट जो पदवी जो है वो वहाँ की जो ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके पास चली गई। अब वहाँ से जो है भारत पे शासन होने लगा। तो इसलिए 1858 से लेकर 1947 तक का जो समय था इसमें इसको हम कहते हैं ताज का शासन। चलिए, अब हम अपने आज के टॉपिक में आते हैं। जो हमारा जो पहला अधिनियम है वो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। अब यह क्या था, तो इस एक्ट के तहत जो है गवर्नर की जो शक्तियाँ थीं, ठीक है, उनको जो है ब्रिटिश कंपनी से लेकर के ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई थी, यानी स्थानांतरित कर दी गई थी, उनको दे दी गई थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अभी जो रेगुलेटिंग पावर थी, स्वायत्त जो था वो कंपनी का था। कंपनी से लेकर उसको जो है महारानी को दे दिया गया था, यानी ब्रिटिश सम्राट को जो है दे दिया गया था। अब ब्रिटिश सम्राट की तरफ से जो है भारत में संचालन है, तो लंदन में क्या हुआ था कि एक भारत सचिव नियुक्त किया गया था। तो ये कई दफ़े आया है कि किस एक्ट के तहत लंदन में जो है भारत सचिव बना नियुक्त किया गया था, तो वो 1858 के एक्ट से। फिर इसमें तीसरी चीज़ हुई थी कि भारत के मामलों में भारत की सचिव की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यों की जो है भारत परिषद बनाई गई थी। तो ये भी पॉइंट पूछा गया है एग्जाम में कि किस एक्ट के तहत भारत परिषद का गठन हुआ था, तो 1858 एक्ट के तहत भारत परिषद का गठन हुआ था। इस एक्ट में क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल था उनको गवर्नर जनरल से हटा करके जो है उनको वायसराय की पदवी जो है दे दी गई थी। तो उनको अब गवर्नर जनरल ना कह के उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे वायसराय। तो जो भी अब गवर्निंग पावर थी उसको हमने हटाकर उसको जो उसके जगह जो है कह सकते हैं कि हमने वायसराय कर दी थी। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे। तो ये भी कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। अब इस एक्ट के तहत क्या किया गया था कि इस एक्ट के तहत जो नियंत्रक बोर्ड था और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया था। और जो हमारी जो द्वैध शासन प्रणाली आई थी, यानी हम कहते थे 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उससे जो हमने द्वैध शासन प्रणाली अपनाई थी उसको 1858 में जो है ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के तहत जो है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, तो वो हमारी जो थी वो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था इसके तहत इसमें ख़त्म कर दिया गया था। इतना कुछ करने के बाद भी इसमें जो है कुछ दोष थे जिसके कारण यह जो है इसको कह सकते हैं ये जो है पूर्णतः नहीं हो पाया। पहला इसमें दोष ये था कि इसमें जो है जो यानी हम कह सकते जो भी गवर्निंग पावर थी इसमें भारतीय जनमत को कहाँ कहीं पे भी कोई भी स्थान नहीं था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी पदवी बनी थी, यानी छोटे से लेकर ऊपर पोस्ट तक के लिए वहाँ पे भारत का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं था। पूरी गवर्निंग पावर जो है वो केवल ब्रिटिशर्स के पास थी। शासन की जो पूर्ण अधिकारिता थी वो गवर्नर जनरल को थी। केवल जो शासन प्रणाली कर सकता था भारत में वो केवल एक ही अथॉरिटी थी, वो थी गवर्नर जनरल, या कह सकते हैं वायसराय। अब हम ये कह सकते हैं कि जो भारत में जो जनमत था, यानी भारत में जो हाईएस्ट पावर थी जो जिसमें इंडियन रह सकते थे, वो थी जो है केवल मुंशी का पद, जिसमें केवल इंडियन रह सकते थे। अगर हम इसकी गवर्निंग पावर देखते हैं तो चलिए हम देखते हैं। ये हमारा कह सकते हैं कि पहले जो सबसे ऊपर था, ठीक है, और यानी जो 1858 एक्ट में भारत शासन अधिनियम के तहत जो सबसे ऊपर मतलब संतुलित में कह सकते हैं कि मेन हेड था वो था ब्रिटिश सम्राट। फिर उसके नीचे जो था ब्रिटिश संसद, भारत सचिव, फिर यहीं पे इंग्लैंड में ही था भारत परिषद। अब अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में कौन रूल करता था, तो गवर्निंग पावर जो थी वो गवर्नर जनरल या वायसराय थी। फिर उसके बाद जो जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, मद्रास हो गया, तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंसी थी, तो वहाँ पे भी एक प्रांतीय गवर्नर था। और इसके बाद उसके नीचे जो है अधिकारीगण थे। यानी आप ये देख सकते हैं पूरी गवर्निंग पावर में कहीं पे भी कोई भी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था। यह इस एक्ट की सबसे कह सकते हैं कि खराब चीज़ थी। इसके तहत जो है नेक्स्ट अधिनियम लाया गया था
तो यहाँ से जो दो चीज़ें बनेंगी कि 1858 के एक्ट के तहत भारत में गवर्निंग पावर किसकी थी, तो वायसराय की थी, ठीक है। और किस एक्ट के तहत जो है भारत परिषद का गठन किया गया, दूसरा पॉइंट यहाँ से ये बनता है। अब किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को हटाकर वायसराय कहा जाने लगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है बनते हैं और वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट की। तो जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब ये क्या था, तो इस अधिनियम के तहत जो है एक सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में जोड़ा गया। कार्यकारी परिषद में जो है कम से कम 6 से अधिक और सदस्य रह सकते थे और अधिक से अधिक 12 सदस्य को रखा जा सकता था। कार्यकारिणी परिषद से विधायी परिषद को पृथक कर दिया गया, यानी जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें जो विधायक था परिषद थी उसको जो है समाप्त कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको पृथक कर दिया गया। फिर आता है कुछ भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया जाना था, लेकिन इससे पहले विधायी परिषद में लोकप्रिय सदस्यों को शामिल किया गया है। अर्थात 1800 जो ये वाला एक्ट था हमारा, इसमें ये था कि पर्टिकुलर कोई एक भारत की तरफ से लोगों को इसमें सेलेक्ट किया जाए। जो अभी हम देख रहे थे कि 1858 के जो एक्ट में एक भी गवर्निंग में भारत सदस्य नहीं था, 1861 में सदस्य रखने के लिए किया गया। लेकिन अब बात यहाँ पे आई, अब कभी कंपनी जो है बहुत चालाक थी, तो वो किसी पढ़े लिखे को कह सकते हैं नहीं रखना चाहती थी। वो ऐसे लोगों को रखना चाहती थी जो दबे हुए हों, जो अपनी आवाज़ ना उठा पाएँ, और जो कह सकते हैं कि जो कंपनी के दया उपरांत जो है राज कर रहे थे, तो उनको उन्होंने रखा। अर्थात इसीलिए कहा गया जो लोकप्रिय सदस्य थे, तो किसके लोकप्रिय सदस्य थे, जो कंपनी के लोकप्रिय सदस्य, उनको इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट था इसमें कि गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी परिषद के लिए नियम के निर्णय का अधिकार मिला और गवर्नर जनरल ने अपने इस अधिकार का प्रयोग कर भारत में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी परिषद के लिए नियम निर्माण करने का अधिकार किस एक्ट के तहत मिला, तो वो है हमारा 1861 का एक्ट। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है गवर्नर जनरल को जो है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कब किया, तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ भी जो है 1861 के एक्ट से किया गया। तो ये 2 पॉइंट जो है 1861 से आते हैं। इसके बाद यहाँ पे गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का आदेश व अधिकार मिला। अर्थात ये कई दफ़े क्वेश्चन आया है पीसीएस में कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, तो 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। फिर इसमें नेक्स्ट आता है कि गवर्नर जनरल को राज्यों की सीमाओं परिवर्तित करने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस दृष्टि से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को जो है राज्यों की सीमाएं परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया। तो यह हमारा जो है 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो उसके तहत जो है ये अथॉरिटी या ये पावर जो है गवर्नर जनरल को दी गई। अब हम बात करते हैं कि शुरुआत से यानी 1773 से लेकर 1861 तक कितने सदस्यों को जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में जोड़ा गया ना। तो एक इसका भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो 1773 का एक्ट था उसमें 4 सदस्य थे। फिर इसमें से जब 1784 का एक्ट है तो उसमें 1 सदस्य की मृत्यु हो गई, तो 3 सदस्य थे। 1813 में भी 3 सदस्य थे, लेकिन 1833 में जो है 1 सदस्य जोड़ा गया था जो विधायी उद्देश्यों के लिए था। इसके बाद 1853 में 4 थे प्लस 6 अतिरिक्त जोड़े गए और जो जिनका काम करता है विधायी उद्देश्यों के लिए जो है जोड़ा जाएगा। फिर जस्ट यही 1898 था। 1861 में इन्होंने क्या दिया कि 5 विभागीय सदस्य थे, 6 अतिरिक्त सदस्य थे, प्लस 9 को और ऐड कर दिया। अब 3 इसमें जो है भारतीय सदस्य थे जो लोकप्रिय सदस्य थे। तो ये जो है एक 1861 तक जो है गवर्निंग की पावर थी। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 1892 का जो है भारत परिषद अधिनियम। अब ये क्या है 1892, इसमें क्या हुआ था कि इसमें केंद्र और प्रांतीय विधायक परिषद में जो है भारतीयों की संख्या को क्या कर दिया गया था, बढ़ाया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय में सीनियर सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जमींदार, बागान मालिक आदि को प्रांतीय विधायक परिषद के लिए नामों में संसद का आधार मिला था। अर्थात इनको जो है जो विधायक कह सकते हैं कि विधायिका थी उसमें विधायिका परिषद में इनको जो है नामांकित कर दिया गया था, इनको वहाँ पे रखने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें विधायिका परिषद के सदस्यों के कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला और अन्य विषयों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी मिला। यानी इसमें यह था कि जो 1861 को जो लोकप्रिय सदस्य थे
अगर भारत के लोग उन्हें उत्प्रेरित भी करते थे कि आप पार्लियामेंट में, वहाँ पे विधायिका में जाकर आप कुछ क्वेश्चन पूछे, तो वो लोग, उनको अधिकार ही नहीं था क्वेश्चन पूछने का। तो 1892 के एक्ट से ये आया कि जो भी कह सकते हैं कि जो भी परिषद का जो भी सदस्य होगा तो वो डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। और सामान्य विषयों पे कि ज़मीन पे, जल पे, ठीक है, टैक्स पे, तो उसमें पर्टिकुलर जो है वो अपने जानकारी जो है उस पर प्राप्त कर सकता था। तो 1892 के एक्ट से केवल एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो है किस एक्ट के तहत जो है कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला और उन्हें सामान्य विषयों की जानकारी का। तो वो हमारा जो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम होगा। आज की ये क्लास थी। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।